स्टोरी की शुरुआत में हमें गांसो प्रीवियंस ब्रिम एयरलाइंस का सीन दिखाया जाता है। के बाद एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। सामने टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। यह शख्स होता है ब्रिम एयरलाइंस का लीडर हुंग वांग, जो कि सभी को शांत करते हुए सबसे पहले कहने लगता है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही अपनी पहली बाइट ले पाता उससे पहले उसे बाहर से आवाज आती है, ब्रिम एयरलाइंस लीडर जेगल हेई हुंग। वांग इस पर पूछने लगता है आखिर क्या मैटर है। जेगल हेई कहने लगती है यहाँ पर कुछ अर्जेंट मैटर है जो कि मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। हुंग वांग उससे कहने लगता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो 2 घंटे बाद आना। जेगल हेई इतना कहने के बाद कि मैं समझ गई तुरंत ही गेट को खोल देती है और तुरंत ही अंदर आकर एयरलाइंस लीडर उसे ग्रीट करती है। यह होती है ब्रिम एयरलाइंस में स्ट्रॉन्गेस्ट जेगल हेई। एयरलाइंस लीडर इस लड़की से कहने लगता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी तुमने इस तरह से काम नहीं किया, लेकिन यह भी काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अंदर आ गई, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो जेगल हेई इस पर कहने लगती है मैं मोटी हो जाऊंगी। एयरलाइंस लीडर नौटंकी करते हुए जेगल हेई से कहने लगता है छोटी लड़की, तुम्हें अट्रैक्टिव बनने के लिए मोटा होना पड़ेगा, जरा मेरी तरफ देखो मैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। जिस पर जेगल हेई कहने लगती है हाँ आप सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। गुआंग इस पर कहने लगता है मैं सबसे ज्यादा ग्रेट हूँ है ना। इसे सुनकर जेगल हेई वे कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन दूसरी तरफ से होंग वांग जो कि मोटी मोटी नजरों से जेगल हेई की तरफ ही देख रहा होता है। होंग वांग को इस तरह से करते हुए देख जेगल हेई जोर जोर से हंसने लगती है। होंग वांग इसे देखकर कहने लगता है तो तुम इस तरह से एक्टिंग कर रही हो जैसे कि तुम पूरी तरह से पागल हो, पागलों की तरह हंस रही हो। तो इस पर जेगल हेई कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ एक इनक्रेडिबल न्यूज देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पहले यहाँ से चला जाना चाहिए। पर होंग वांग कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो तुम अपनी बात को खत्म करने से पहले नहीं जाओगी। जेगल हेई अपने हाथ का इशारा करते हुए कहती है कि मेरे पास 2 खबर है, एक अच्छी एक बुरी। होंग वांग इस पर कहता है चलो अच्छी खबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन फोर्टिस किंग गाय को पालने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि उनके पास जो गाय की क्वालिटी है वह पूरे माउंटेन में सबसे ज्यादा अच्छी है। इसे सुनकर होंग वांग लगता है यह तो सच में काफी अच्छी बात है, आखिरकार उसे अपनी लाइफ का मोटिव मिल गया। होंग वांग आगे बुरी खबर के बारे में पूछने लगता है। जेगल हेई बताती है कि हेनम प्रीवेंस की ब्रांच से एक लेटर आया है और सेंट ने चलना स्टार्ट कर दिया है और उसके चलने की स्पीड को देखे तो वह दोपहर तक एयरलाइंस में पहुंच जाएगा। ग्वांग इसे सुनकर कहने लगता है वह तो कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमें स्वॉर्ड सेंट के बारे में बताया जाता है, आदमी जिसे सबसे पावरफुल और शक्तिशाली तलवारबाज कहा जाता है। हालांकि वह 10 साल पहले तक पूरी तरह से छिपा हुआ रहा था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है उसने जियानगू से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन अचानक से ब्रिम एयरलाइंस के लीडर उनके साथ बैटल करने की रिक्वेस्ट भेजी। के बाद जेगल हेई पूछने लगती है अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। पर एयरलाइंस लीडर खाते हुए सोचने लगता है और थोड़ी देर में कहता है मैं इसके बारे में समझ गया, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुनकर जेगल हेई को काफी गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है आप ये किस तरह की रेडिकुलस बातें कर रहे हो। एयरलाइंस लीडर कहने लगता है उसके द्वारा काटे जाने से अच्छा रहेगा कि यहाँ से भाग जाए, यह उस चीज से तो 100 गुना ज्यादा अच्छा बेहतर है। मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि स्वॉर्ड सेंट की पर्सनालिटी सच में काफी ज्यादा नोबल है, यह एक ग्रेट एयरलाइंस लीडर बनेगा। मुझे इसके बारे में इस तरह से लगता है कि अब समय आ गया है मैं सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन होने का खिताब उसे वापस लौटा दूं। हमें एयरलाइंस लीडर इसके बारे में बताया जाता है यह पिछले 30 साल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनकर ब्रिम एयरलाइंस का लीडर बना हुआ है। जेगल हेई तुरंत ही ब्रिम एयरलाइंस के लीडर के पास पहुंच जाती है और चमकती हुई निगाह से उसे कहने लगती है क्या तुम सचमुच उससे नहीं लड़ सकते, मैं वास्तव में तुम्हारी मार्शल आर्ट को देखना चाहती हूँ। मैं जब से छोटी थी तब से अब तक मैंने तुम्हें लगातार सिर्फ खाना खाते हुए ही देखा है। एयरलाइंस लीडर इस पर कहने लगता है क्या तुम सचमुच मुझे मरवाने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम वो नहीं हो जिसने कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भेजा था, वो भी अलग अलग तरह के डिमोनिक कल्ट और सर्क ब्लड सेंट, फैंटम वैली फैंटम एम्परर और डीमन डेथ किंग जो कि अंडरवर्ल्ड से था। यह तो काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं उस समय पर थोड़ा सा लकी रह गया था, नहीं तो मुझे उसी समय पर मरवाने की कोशिश में लगी हुई थी। जेगल हेई से सुनते ही ब्रिम एयरलाइंस के लीडर से कहने लगती है क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुमने उन्हें बाई चांस मार दिया। पर ब्रिम एयरलाइंस का लीडर भी दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जरा एक बार मेरी बॉडी की तरफ देखो, आजकल तो मुझे आराम से चलने में भी मेरी सांसें फूलती है। तुम कह रही हो कि मैं उससे लड़ूं, मुझे लगता है कि मुझे आज रात ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, के बाद जो होगा उसका ख्याल तुम खुद रख लेना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जेगल हेई इस पर पूछने लगती है कि एयरलाइंस को छोड़ने के बाद आप कहाँ पर जाओगे। पर एयरलाइंस लीडर कहने लगता है मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं काउ किंग माउंटेन नॉर्थर्न सी का जहाँ पर ग्रीन फोर्टिस किंग है, या फिर नॉर्थर्न सी की मिस्टिक यिन फायरी
उसने मुझसे इसके बारे में एक बार कहा था कि नॉर्थर्न सी की फिशेस वह काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार उन्हें चखने की जरूरत है। सुनकर जेगल ही कहने लगती है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर जाओगे, आधे या 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लीडर इस पर कहने लगता है, यह सच में काफी परेशान करने वाली बात है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इतने में मरीन एलायंस लीडर उसे कुछ महसूस होता है, तो दूसरी तरफ से ईगल ही जो कि कह रही होती है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सचमुच लड़ना नहीं चाहते। जेगल ही जैसे ही पीछे लैंस लीडर उसकी तरफ देखती है तो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि अलायंस लीडर उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से चमकने लगती है और जेगल हई को चुप रहने का इशारा करता है। वह वहीं पर बैठे बैठे दूर देखने लगता है, जहां पर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक गार्ड दूसरे के पास जाते हुए कहता है, मियोन शॉर्ट्समैन, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह शॉर्ट्समैन जो कि सामने से आ रहा होता है, देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वह काफी ज्यादा घायल है। कहने लगता है, सबसे पहले अलायंस लीडर उनको लेटर भेजो, ओनम ब्रांच पूरी तरह से तबाह हो गई, स्वॉर्डसेंट ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, यहाँ तक कि स्वॉर्डसेंट उन्होंने नॉर्मन लोगों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मार डाला। पहला वाला शख्स कहने लगता है, आखिर ये आप किस बारे में बात कर रहे हो। वही स्वॉर्डसमैन फिर से बताता है कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, पास ही में रहने वाले शाओलिन टेम्पल और बूढ़ा, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि वह उससे रोकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह भी उसे ज्यादा लंबे समय तक रोक पाएंगे। सबसे पहले मरीन अलायंस लीडर के पास इस सब की जानकारी पहुंचाओ। अलायंस लीडर को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठे बैठे उन सभी की बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, बेवजह लोगों को मारना, लेकिन स्वॉर्डसेंट वह तो कभी भी ऐसा नहीं था, फिर वह निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है। लगता है कि इसका केवल यही कारण हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है एनर्जी डेविएशन के कारण। एनर्जी डेविएशन के कारण व्यक्ति के ऊपर उसका इनर डीमन पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, से उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से डीमन की तरह हो जाती है। उसे नहीं पता लगता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस लीडर अपनी और भी ज्यादा पावर को लगाते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे स्वॉर्डसेंट को ढूंढने की जरूरत है, फिर वह अभी किस जगह पर है। इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से हम देखते हैं जेगल है उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसी तरफ से लोग पैनिक करने लगते हैं, तो एक शख्स उन सभी को रोकते हुए कहने लगता है, इस बारे में चिंता मत करो, यह मरीन अलायंस लीडर है। ऐसे ही अलायंस लीडर अपनी पावर का यूज करता है तो सामने एक शॉट दिखाई जाती है जिसके सामने कुछ मंक खड़े हुए थे। देखकर कहने लगता है, यह तो शाओलिन की 108 टेस्ट फॉर्मेशन है। के बाद वही व्यक्ति जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी कहने लगता है, यह काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं शाओलिन की 108 प्रतिष्ठ फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा और पूरे शाओलिन को पूरी तरह से ब्लड में रंग दूंगा। ये सुनकर अलायंस लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। के बाद अपनी पावर का यूज करना बंद कर देता है तो जेगल ही उसके पास आती है और उसे कहने लगती है, अंकल क्या हुआ, अभी आपने क्या देखा। अलायंस लीडर बताता है कि स्वॉर्डसेंट एनर्जी वेरिएशन में गिर गया है। जेगल ही इसे सुनकर काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है, यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डसेंट वह कभी भी एनर्जी वेरिएशन में कैसे पड़ सकता है। के बाद अलायंस लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन स्वॉर्डसेंट का नाम लेता है और उसकी पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है, आखिर वह इस तरह से कैसे हो गया। अलायंस लीडर आगे कहने लगता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे स्वॉर्डसेंट को खोजने के लिए जाना चाहिए। तो जेगल ही इस पर मरीन अलायंस लीडर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अलायंस लीडर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तुरंत ही वहां से शो करके उड़ जाता है। के बाद हमें स्वॉर्डसेंट को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पूरी तरह से बंद होती है। कोई उसे आवाज देता है, स्वॉर्डसेंट जल्दी से अपने होश में आओ। यह होते हैं वही मॉन्क्स जो कि उसके सामने खड़े हुए थे और उसे कहने लगते हैं, फिर जियानुओं का इतना सम्मानित व्यक्ति है ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है, आपको दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति भी माना जाता है, तो फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हो। के बाद हमें स्वॉर्डसेंट को दिखाया जाता है जिसने पहले ही कई लोगों को मार दिया था और कहने लगता है, यह सब पूरी तरह से सही है, तुमने बिल्कुल सही कहा, काफी ज्यादा हम्बल और विनोलेंट था। विनोलेंट यानी कि परोपकारी, हर समय पर ही हम्बल बना रहा, लेकिन वह मोटा हुंगवांग वह हमेशा ही अपनी मर्जी से काम करता रहा। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहा जाता था। इसके अलावा वह सभी को नीची नजरों से देखता था। मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी जब उसने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। मैं तो अंदर ही अंदर हंस रहा होगा। मुझे इसके बारे में पूरी उम्मीद है कि वह इसी तरह से सोच रहा होगा कि जो व्यक्ति मेरी बात भी नहीं मानता फिर उसे कौन ही स्वॉर्ड्समैन कहेगा। इसलिए उस समय पर मेरे पास हम्बल होने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो कि हमेशा ही हम्बल रहे। एक बार किसी ने मुझे इसके बारे में कहा था, मैं हमेशा ही हम्बल बनकर रहना है, क्योंकि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, से भी ऊपर लेवल पर कई सारे लोग हैं। तो क्या यह सचमुच सच नहीं है। मेरा टेल
मेरी एबिलिटी, मेरी मसल, स्केलेटल फ्रेम, नॉलेज, विजडम और साथ में ट्राई क्यूट। अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए कहने लगता है, मैं हूँ स्वॉर्ड सेंट, मैं उस सुअर जैसे हूँ गुआंग। उसे उसके घुटनों पर लाकर हम्बल होने का पाठ जरूर पढ़ाऊंगा। मैं अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति और सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। जब भी किसी के सामने खड़ा होऊंगा तो सब अपनी सर झुकाएंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और साथ ही मेरी पूजा करेंगे। हर किसी को मेरी वर्शिप करनी पड़ेगी मेरी प्रेजेंस में होने के बाद। साथ ही उस मोटे सुअर उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। में एक मौत को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड सेंट से कहने लगता है, आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है, फिर आप मैडनेस के इतने अंदर कैसे चले गए। सुनते ही स्वॉर्ड सेंट सीधा ही उस मॉन्क के गले को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, तुम स्टूपिड मॉन्क, अपनी बकवास पूरी तरह से बंद रखो। तुम एक छोटे खरगोश की तरह हो जो कि हमेशा ही वेजिटेबल्स खाता है। तुम मुझे पागल बता रहे हो। क्या मैं तुम्हें सच में पागल लगता हूँ? इतना कहने के ओल्ड मॉन्क को दूर फेंक देता है। ओल्ड मॉन्क जो कि दूर आकर गिर गया होता है, इतने में उसका एक स्टूडेंट आता है और उसे पूछने लगता है, क्या आप ठीक हो? दूसरी तरफ से स्वॉर्ड सेंट जो कि कह रहा होता है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, मेरे पास अभी जितनी पावर है मैं उसका यूज करते हुए सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी पावर को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। स्वॉर्ड सेंट आगे कहने लगता है, मैं अब इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन के साथ साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति भी हूँ। मैं ऊपर आसमान की तरफ देखकर हंसी रहा होता है, तभी हमें ऊपर आसमान में एक लाइट को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही आकर स्वॉर्ड सेंट के ऊपर गिरती है। स्वॉर्ड सेंट वह भी ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है और ऊपर देखते हुए कहने लगता है, आखिर अब इस अर्थ पर क्या होने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका एक हाथ जो कि कटकर नीचे गिर गया होता है, की वजह से स्वॉर्ड सेंट एक जोरदार चीख मारता है। में हमें ऊपर आसमान में हुंग गुआंग को दिखाया जाता है कि वहां पर पहुंच गया होता है। साथ ही उसने स्वॉर्ड सेंट के दोनों हाथों को काट दिया था। स्वॉर्ड सेंट इसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ करूंगा उससे मुझे आप तक पहुंचने में कभी भी मदद नहीं मिलेगी। फिर यह सोचना कि यह कितना ज्यादा मीनिंगलेस है। लेकिन हुंग गुआंग, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, तुम भी ज्यादा लंबे समय तक इस तरह से नहीं रह पाओगे। मैंने उस डार्कनेस के अंदर देखा, मैंने तुम्हें सब कुछ खोते हुए देखा था। कितना कमजोर व्यक्ति जो कि हवा को भी सहन नहीं कर सकता। हुंग गुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ का इशारा करता है और उसे कहने लगता है, तुम सचमुच कुछ ज्यादा ही बोलते हो। ना कहने के बाद अपना अटैक सीधा ही सामने की तरफ कर देता है जो कि स्वॉर्ड सेंट के कई सारे टुकड़े कर देता है। इसके बाद स्वॉर्ड सेंट को दिखाया जाता है जिसके कई सारे टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए होते हैं और हुंग गुआंग जो कि नीचे आ गया होता है। हुंग गुआंग सामने की तरफ देखता है, सामने स्वॉर्ड सेंट को देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करके स्वॉर्ड सेंट कहता है, में हमारा सीन चेंज होकर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या यह सब कुछ एक सपना था? फिर यह किस तरह का सपना था? इतनी सारी चीजों में से जैसे ही यह शख्स अपनी आंखें खोलता है तो ऊपर की तरफ देखने लगता है। ऊपर देखते हुए कहता है, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं अभी कहाँ पर हूँ? यह शख्स नीचे बेड से उतरते हुए कहने लगता है, यह मेरा कमरा नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर मैं सो रहा था उस समय पर किसी ने मुझे उठाकर यहाँ पर ला दिया हो? के बाद जैसे ही यह शख्स आगे की तरफ कदम रखता है, तो दो चार कदम रखने के बाद बुरी तरह से हाँफने लगता है और कहता है, आखिर उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? इसके बारे में अच्छे से याद है कि दो चार कदम चलने की वजह से तो मेरा सांस कभी भी नहीं फूलता था। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी। जैसे ही यह लड़का अपने हाथों की तरफ देखता है तो कहने लगता है, आखिर ये सब क्या है? यह लड़का तुरंत ही आईने के सामने जाता है और उसमें अपने चेहरे को देखते हुए कहने लगता है, आखिर ये सब क्या है? यह लड़का तुरंत ही आईने के सामने जाता है और उसमें अपने चेहरे को देखते हुए कहने लगता है, यह मेरा शरीर कैसा हो गया? क्या मैं काफी ज्यादा जवान नहीं लग रहा? लेकिन एक मिनट रुक, जब मैं जवान था मैं तब भी ऐसा नहीं दिखाई देता था। तो इसका मतलब है पोजीशंस। लेकिन मुझे इस शरीर के अंदर कोई भी सोल महसूस नहीं हो रही है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि सोल्स की अदला बदली हो गई है। क्या मेरी सोल किसी और अन्य व्यक्ति के साथ बदल गई? यह होता है अपना हुंग गुआंग, अलायंस लीडर। इसकी सोल इस व्यक्ति के अंदर आ गई होती है। हुंग गुआंग इस बॉडी को देखते हुए कहने लगता है, यह बॉडी बिल्कुल मृत्यु के कगार पर आ गई है। मेरे शरीर की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कंडीशन पूरी तरह से खराब है। मैं उसे स्वॉर्ड सेंट की बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था कि हुंग गुआंग तुम हमेशा ही ऐसे नहीं रहोगे।
उसकी बातों को याद करते हुए कहने लगता है क्या सारी चीजें उसी तरह से हो रही है, तो इसका मतलब है कि यह कोई भी बकवास बात नहीं थी जो भी उसने मरने से पहले कहा था। हालांकि उसकी मृत्यु को हुए भी आधे साल से ज्यादा हो गया है, और अगर यह उसने नहीं किया तो फिर मेरी सोल इस बॉडी में कैसे एक्सचेंज हो गई, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। वो गुआंग आगे कहने लगता है अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी बॉडी आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि जो इस बॉडी का ऑनर था वह मेरी बॉडी में एंटर हो गया होगा, जैसे कि मैं उसकी बॉडी में एंटर हुआ हूँ। वो गुआंग एक एक करके इस बॉडी की तरफ देखने लगता है जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी कि शरीर के ऊपर कई सारे घाव लगे हुए, तो उन्हें देखकर कहने लगता है यह सारे वुंड फिर इस बॉडी का ऑनर कौन है, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी इस तरह से अपनी मर्जी से बदलने की। इसके अलावा मेरा तो कोई एनिमी भी नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मैं इस कमरे को देख रहा हूँ, इस कमरे की चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि यह लड़का काफी अमीर घराने से हो, लेकिन आखिर इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पथेटिक क्यों है। मैं सिर्फ इस चीज के बारे में उम्मीद कर सकता हूँ मेरी बॉडी के साथ कोई भी स्टूपिड हरकत नहीं करते होंगे। मैं हो गुआंग उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है। उस आहट को महसूस करते हुए कहने लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है, मुझे इस तरह से एक्ट करना होगा जैसे कि मैं पहले से ही सोया हुआ हूँ। मुझे लगता है इसी तरह से मैं उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन इतने में यह शख्स दरवाजा खोल देता है और सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है मेरे बच्चे तो तुम जाग गए, यह काफी अच्छी बात है। वो गुआंग इस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और अपने मन में कहने लगता है एलायंस लीडर की जगह पर मुझे अपना बच्चा कह रहा है, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है जो मेरी सोल एक्सचेंज हुई है उसके पीछे इसका हाथ नहीं हो। इतने में हो गुआंग को कुछ महसूस होता है, सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिर यह उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो हेवनली ग्रैंड अचीव पैट्रियार्च है। बियोम चियोन के बाद हमें हेवनली अचीव ग्रैंड के बारे में बताया जाता है। इस फैमिली को काफी जीनियस फैमिली माना जाता है। इंटरप्लेन्स की 3 बड़ी अचीव्स में से एक काफी ज्यादा नॉलेज है पुराने एक्सेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। बियोम चियोन उसकी नॉलेज तो कमाल की है, यहाँ तक कि इस समय के जो स्कॉलर्स हैं अगर वह उसकी नॉलेज को देखते हैं तो उन सभी को यह सिर्फ मजाक लगता है। जो इसके बारे में अच्छे से याद है, मैं इससे 4 या 5 साल पहले मिला था कि इसका चेहरा लगभग अभी भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह उसी टाइम पीरियड की बात हो। के बाद बियोम चियोन को दिखाया जाता है जो कि हो गुआंग से कहने लगता है तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा बन गई है, इसलिए मेरे पास आओ। इसे सुनकर हो गुआंग को कुछ समझ में नहीं आता और अपने मन में कहने लगता है आखिर मेरी इच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि यह सोच रहा हो कि मैं इसका पोता हूँ। के बाद हो गुआंग वह भी तुरंत जाकर बेड पर बैठ जाता है। बियोम चियोन तुरंत ही अपने हाथ में जो पोटली होती है उसे खोल देता है, उसके अंदर एक पिल थी, उसे हो गुआंग को लेने के लिए कहता है। हो गुआंग जैसे ही उस मेडिसिन को देखता है तो अपने मन में कहने लगता है यह मेडिसिन, तो क्या इसका मतलब मेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, तो यह कोई इलेक्सिर हो सकता है जिससे कि मेरी बॉडी पावरफुल बन जाए। वो गुआंग सामने बियोम चियोन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है लेकिन मुझे इसकी आंखों में काफी ज्यादा उदासी दिखाई दे रही है। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के बारे में कहा, सुसाइड के मार्क्स जो कि मैं इस बॉडी के ऊपर देख सकता हूँ, तो इसका मतलब कि यह पॉइजन है। बियोम चियोन जो कि खुद भी हो गुआंग की तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद दोनों के बीच में पूरी तरह से शांति छा जाती है। गुआंग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है क्योंकि यह इस बच्चे का ग्रैंडफादर था और मैं इसका ग्रैंडसन हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी हिसाब से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे पोलाइट होकर बात करनी चाहिए, लेकिन आखिर मुझे इसके बारे में क्या पूछना चाहिए। और बियोम चियोन से उसी पिल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है क्या यह पॉइजन है। बियोम चियोन वह भी उसी पिल को आगे की तरफ करते हुए कहने लगता है इसे खा लो। वो गुआंग इसे देखते ही अपने मन में कहने लगता है, यहाँ तक कि उसने इससे मना भी नहीं किया। वो गुआंग बियोम चियोन से कहने लगता है कि पहले मैं इसे खाऊं उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, फिर अभी फिलहाल में मुरिम एयरलाइंस का करंट लीडर कौन है। इसे सुनकर बियोम चियोन उसे कुछ समझ में नहीं आता। हो गुआंग से पूछने लगता है आखिर इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है। साथ ही हो गुआंग जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसके बारे में जानना होगा कि सोल एक्सचेंजिंग के दौरान जो अभी तक समय बीता है, समय से अब तक क्या हुआ है। ये बियोम चियोन से कहने लगता है कि यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बियोम चियोन गुआंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि तुम हर समय ही मरने की कोशिश करते रहते थे, मुझसे भीख मांगते कि मैं तुम्हें मार डालूं, तो फिर आखिर अचानक से तुम मुरिम एयरलाइंस के लीडर की बात कहाँ से आ गई। मुरिम एयरलाइंस के लीडर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारे लिए सिर्फ मर जाना वही काफी नहीं है, फिर तुम अपने ग्रैंडफादर उन्हें और कितना इंसल्ट करोगे। हमको ये सारी बातें सुनकर कुछ समझ में नहीं आता, तुरंत ही बेड से खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है मुझे लगता है कि इससे वे काफी ज्यादा उत्तेजित हो गया, सबसे पहले मुझे उसे शांत कर देना चाहिए। और बियोम चियोन से कहने लगता है हालांकि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है अब तक मैंने क्या किया, लेकिन मैं अब मरना नहीं चाहता, तो इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। एक बार मॉर्निंग हो जाए उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और अपने मन में कह रहा होता है यह सोचना सच में काफी ज्यादा कठिन है, फिर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे
जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा मुझे लगता है मैं तभी इस सब के बारे में अच्छे से जान पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ से ब्योम चियोंग की गुस्से के कारण पूरी तरह से कांप रहा होता है। अंत ही ग्वांग के ऊपर टूट पड़ता है उसे पकड़ने के लिए। इसे देखकर ग्वांग वह भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ब्योम चियोंग को इस तरह से अपनी ओर आते हुए देख ग्वांग अपने मन में कहने लगता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी फिंगर गेल टेक्निक का यूज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपनी उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। इसे देखकर कहने लगता है मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तुरंत ही वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से भागते हुए कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से किसी तरह से भागना पड़ेगा। लेकिन व्योम चियोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया था। वांग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है यह शरीर सच में काफी ज्यादा धीमा है कि मूवमेंट सच में काफी स्लो है। और व्योम चियोंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही आकर ग्वांग के ऊपर बैठ जाता है। वांग इसे देखकर व्योम चियोंग से कह रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा भारी हो, जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाओ। लेकिन व्योम चियोंग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। तुरंत ही उस पिल को ग्वांग के मुंह में डाल देता है और कहने लगता है जल्दी से इसे खा जाओ। साथ ही ग्वांग के मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है ताकि वह पिल को बाहर न निकाले और उससे कहने लगता है मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगा जल्दी ही। ग्वांग के मुंह में हमें उसी पिल को दिखाया जाता है। ग्वांग उसे देखकर कहने लगता है वह पिल पहले से ही डिसॉल्व होना चालू हो गई है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो मैं जल्दी यहाँ पर मारा जाऊंगा। अगर यह मेरी पुरानी बॉडी होती तो यह पॉइजन सिर्फ मेरे लिए एक बूंद पानी की तरह होता। कि अब ऐसा नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अंत पीछे की तरफ घूमता है और सीधा ही वंग चियोन के ऊपर अटैक कर देता है। के बाद वंग चियोन को दिखाया जाता है जो कि दूर बैठा हुआ था। ग्वांग जो कि खांसी करके उसी पिल को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन ग्वांग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उस पिल ने अपना असर करना चालू कर दिया था। ग्वांग नीचे गिर जाता है और अपने आप में कहने लगता है यह पिल तो सच में पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। वंग चियोन जो कि ग्वांग की तरफ ही देख रहा होता है और उसे देखकर कहने लगता है मैं इसी तरह से मर जाना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तुमने ही मरने की भीख मांगी थी। वंग इसे सुनकर अपने मन में कह रहा होता है मैं तुम्हारा पोता नहीं हूँ, मैं मुरिम एयरलाइंस का लीडर हूँ। लेकिन उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। वंग चियोंग वहाँ से तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और जाते हुए कहने लगता है क्योंकि तुम्हारा ग्रैंडपा होने के नाते मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने में तुम्हारी मदद की है। मैं इस तरह से कष्ट सहते हुए देखना यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वंग वह भी उसी की तरफ देखता है और अपने मन में कहने लगता है धत तेरी की, मैं इस तरह से नहीं मरूंगा किसी और के शरीर में जो कि मेरा है भी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आखिर मेरी सोल को किसी ऐसे व्यक्ति की बॉडी में ही क्यों आना पड़ा जो कि पहले से ही आत्महत्या करना चाहता हो। मैं इस तरह से नहीं मर सकता जब तक कि मुझे इसके बारे में नहीं पता चल जाता आखिर मेरी सोल को किसने एक्सचेंज किया था। ऐसी बेकार सिचुएशन में तो मैं नहीं मर सकता। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सच है। अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाए तो मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे एक बार अपनी लास्ट ट्रिक जरूर आजमानी चाहिए। इतना सारा सोचने के बाद वहाँ तुरंत ही व्योम चियोंग को ग्रैंडपा कहकर बुलाता है। ग्रैंडपा नाम सुनते ही व्योम चियोंग भी पीछे की तरफ देखने लगता है। व्योम चियोंग जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो कुछ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ग्वांग अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं इस तरह से इन चीजों को नहीं करना चाहता था। व्योम चियोंग जो कि सामने की तरफ ही देख रहा होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता। इतना कहने के बाद वहीं पर गिर जाता है। व्योम चियोंग को इसे देखकर पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन एकदम से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और जोर से डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद एक रोशनी के साथ किसी की आंखें खुलती है। यह होती है वो ग्वांग की असली बॉडी। इसमें वह लड़का आ गया था। वह लड़का चारों तरफ देखता है, कुछ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे तुरंत ही अपने सामने दीवार पर रखी हुई 3-4 स्वॉर्ड दिखाई देती है। यह होता है सॉन्ग हुआ जो कि कहने लगता है आखिर मैं किस जगह पर आ गया। सॉन्ग हुआ जो कि बिल्कुल उन स्वॉर्ड के सामने खड़ा हुआ था केवल से स्माइल देते हुए कहने लगता है वह यहाँ पर नहीं आ रही या फिर यह ज्यादा एक्यूरेट रहेगा यह कहना कि वह यहाँ पर नहीं आ सकती। एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है सोल एक्सचेंजिंग की वजह से हम दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो गई हो। अंत उस डैगर को बाहर निकाल लेता है और अपनी गर्दन पर रखते हुए कहने लगता है यह कोई भी ड्रीम नहीं है। अंत अपनी गर्दन के आर पर अपनी स्वॉर्ड को कर देता है और अपने मन में कहने लगता है यह सोचना कि मैं इस तरह से अपनी विश को पूरा करूंगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जेगल हेई को दिखाया जाता है। एक लड़का तुरंत ही उसके पास आता है जो कि आकर उससे कुछ कहता है। इसे देखकर जेगल हेई की पूरी हालत खराब हो जाती है और सामने मुरिम एयरलाइंस का लीडर जो कि पूरी तरह से मर गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें व्योम चियोंग को दिखाया जाता है जो कि इसी से पूछ रहा होता है आखिर अब यह कैसा है। साइड में खड़ा शख्स बताने लगता है हालांकि इसकी बॉडी में पहले ही काफी ज्यादा पॉइजन जा चुका है लेकिन फिर भी इससे इसकी जान को ज्यादा खतरा नहीं है। अगर वह जल्दी ठीक हो जाता है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर से जहर को निकालने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, नहीं तो इसमें 1.5 महीने
महीने का समय भी लग सकता है। यह सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पॉइजन ब्लड वेसल्स में जाने से पहले ही आपने हमें बुला लिया। इस लेवल पर उसकी इंजरी है। ब्लड मशरूम वेनम से देना उसके लिए सच में काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता था, लेकिन फिर भी वह काफी ज्यादा लकी है। ग्वांग जो कि आराम से आंखें बंद करके वहीं पर लेटा हुआ था, ऐसे ही सुनता है ब्लड मशरूम वेनम। उसे एक झटका लगता है। हमें ब्लड मशरूम वेनम के बारे में बताया जाता है। ग्वांग बताता है एक बार अगर इसे भून कर खाया जाए तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा नाश्ता था जिसे कि मैं अक्सर नहीं खा पाता था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था। इसे ढूंढ पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। ये सच में इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि ब्लड मशरूम वेनम, मैं उनकी वजह से लगभग मरने वाला था और मुझे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। मैं हमेशा ही ऐसे लोगों से घिरा हुआ रहता था कि हमेशा ही मुझसे अपनी जान की भीख मांगते थे। मैं इसे इस तरह से चुपचाप सहन नहीं कर सकता। एक छोटे से नाश्ते के लिए भी तरस रहा हूँ। ये शख्स जो कि व्योम चंग के साइड में खड़ा हुआ था, व्योम चंग से कहने लगता है मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जब आपने कहा कि यंग मास्टर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो आखिर इस चीज से आपका क्या मतलब था? पर व्योम चंग कहने लगता है कि यह ऐसा ही था जैसा कि मैंने कहा था। अगर मैंने इसे खुद अपने कानों से नहीं सुना होता तो मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो यह शख्स कहने लगता है यह काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आखिर उसने एकदम से ऐसा क्यों कहा? व्योम चंग इस पर कहने लगता है उसने हमेशा की तरह से अलग आवाज निकाली थी। मुझे भी इसके बारे में समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि उसने मेरा नाम भी पुकारा। इसके अलावा वह मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था। इसे सुनते ही इस शख्स को एक झटका लगता है और कहने लगता है क्या वह आपको पहचान नहीं पाया? तो इसकी संभावना यह हो सकती है कि जहर ने उसके सीधे दिमाग पर असर किया हो। व्योम चंग इस पर कहने लगता है क्या पॉइजन वह सीधा माइंड के ऊपर इफेक्ट कर सकता है? तो यह शख्स आगे बताने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेनम मशरूम वह सच में काफी ज्यादा पॉइजनेट होता है। यदि उसका थोड़ा सा भी अंश उसके दिमाग तक पहुंच गया हो तो चीजें सच में काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी है जहाँ पर लोग अपनी मेमोरीज को पूरी तरह से भूल जाते हैं। व्योम चंग इसे सुनकर अपने मन में कहने लगता है लेकिन यह सारी घटना यह तो वेनम मशरूम पिंकुई उसे देने से पहले हुई थी। इस शख्स को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप खड़ा होकर व्योम चंग को ही देख रहा होता है। व्योम चंग आगे कहने लगता है क्या वह उम्मीद खोने से डर रहा है? भले ही थोड़ी भी संभावना क्यों ना हो, उसे लगता है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मेरा पोता जो कि हमेशा से ही खुद को मारने की कोशिश करता था, आज उसने अपनी जान बचाने की भीख मांगी। के बाद इस शख्स को दिखाया जाता है जो कि व्योम चंग को ग्रीट करता है और उसे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करूंगा यंग मास्टर जल्द ही ठीक हो जाए। इसके बाद सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है तो ब्रदर क्या मुझे आपका सपोर्ट करना चाहिए? यह काफी ज्यादा अच्छा है। यह जो लड़का बिस्तर पर पड़ा हुआ है, यह बॉडी वैसे तो किसी और की है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो सोल है वह हो ग्वांग मरीम एलायंस के लीडर की है। और क्योंकि इन सभी का नाम भी एग्जैक्टली सेम सा लगता है, तो इसलिए अपन इसी को हो ग्वांग ही बोलेंगे। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले बता दिया। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? इसलिए मैंने तुमसे इसके बारे में कहा था कि इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करो। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखो। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है क्या यह बात सच है कि वह मास्टर अभी भी जिंदा है? इस पर सामने खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि वह अभी सो रहा है। एक और लड़का उस जगह पर आ गया होता है जो कि कहने लगता है क्या वह पागल सचमुच सो रहा है? लेकिन वह ऐसे कैसे सो सकता है? देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि वह हमसे भी लंबी जिंदगी जिएगा। साइड में खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है क्योंकि बड़े भाई ने अपनी जान की भीख मांगनी चालू कर दी थी, तो ऐसा लगता है उसकी वजह से ग्रैंडपा उनका मन बदल गया। यह लड़का दूसरे के कॉलर को खींचते हुए उसे कहने लगता है अपना मुंह पूरी तरह से बंद रहो। तुमने अभी उसके बारे में क्या कहा बड़ा भाई? अगर तुमने एक बार फिर से ऐसा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यही जान से मार डालूंगा। हमारा सिर्फ एक ही बड़ा भाई है, वह मैं हूँ। यह आदमी जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है यह एक जानवर है और कुछ नहीं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाने वाला लड़का वह कह रहा होता है यह सच में काफी परेशानी भरा हुआ है, मुझे इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं पागल हो गया था जो कि इस जगह पर आ गया। चलो यहाँ से चलते। इसके बाद छोटा भाई भी यहाँ कह के उसके पीछे चल देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। ओ ग्वांग जो कि बिस्तर पर पड़ा हुआ था, साथ ही जो कि उसी के साइड में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद आकर फिजिशियन भी उसे चेक करता है। इसके बाद पूरी तरह से रात हो जाती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हो ग्वांग जो कि अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हो ग्वांग अपने मन में कहने लगता है क्या यहाँ पर अभी कोई और भी बचा हुआ है जो कि इस जगह पर विजिट करने के लिए आने वाला है? परिवार का सबसे बड़ा बेटा कि बड़ी मुश्किल से बच पाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग थे जो कि उसे देखने के लिए आए। वो ग्वांग तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है और कहने लगता है यह काफी ज्यादा अच्छा था, इससे मुझे कुछ जानकारी मिल गई। यह बॉडी ब्योम हैंग नाम का एक लड़का जो कि वनली ग्रैंड अचीव का सबसे बड़ा यंग मास्टर है उसकी है। ऐसा जो कि पूरी तरह से डेस्परेट था अपने आप को ही मारने के लिए। इसके अलावा वह 2 जो कि यहाँ पर आए थे उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दोनों इसके छोटे
भाई है में से एक जिसने की पूरी तरह से ड्रिंक कर रखी थी। यह कहना भी पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि उनके बाद कोई भी विजिटर यहाँ पर नहीं आया इस बच्चे से मिलने के लिए। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी का ऑनर के पेरेंट्स इस दुनिया में हो ही नहीं। ये तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए ना आए, वो भी इतनी बेकार कंडीशन में। क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसके मदर फादर की डेथ के बाद यह ऐसा हो गया हो? गुआंग आगे कहने लगता है किसी भी लीग का माहौल इतना ज्यादा उदास भरा हो जाएगा और बीम हैंग जैसा कोई बच्चा उनकी फैमिली में इस तरह से बीमार हो। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह खुद मरना चाहता था, यहाँ तक कि पैट्रियाच उसने अपने पोते को मारने की कोशिश की कि जब तक मैंने जहर नहीं खा लिया तब तक कोई भी मुझे बचाने के लिए सामने नहीं आया। गुआंग आगे अपने मन में कहने लगता है परिवार की कंडीशन क्या है मुझे इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है आखिर मेरी सोल इस शरीर के अंदर कैसे एंटर हो गई। आमतौर पर ऐसा होता है कि मैं तुरंत ही सच्चाई को उजागर कर लेता हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने इसकी बॉडी के अंदर देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। सब कुछ उसी तरह का है जैसा कि स्वॉर्डसेंड ने मरते हुए मुझसे इसके बारे में कहा था। मैंने डार्कनेस के अंदर झांक कर देखा, तुमने अपना सब कुछ खो दिया। इसी तरह की बात थी, यहाँ तक कि मैंने अपना फैट वह भी पूरी तरह से खो दिया। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यह होनी चाहिए मैं इस बॉडी को इतना ज्यादा परफेक्ट बना दूं कि मैं इसका अच्छे से यूज कर सकूं। तब मैं निश्चित रूप से चीजों की सच्चाई के बारे में पता लगा सकता हूं। जैसे कि सबसे पहली चीज आखिर मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। गुआंग ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है और सबसे अहम बात कि इस सब के पीछे कौन था। कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी भूख मिटानी चाहिए। जब से इस जगह पर आया हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि मेरे पेट से भी बहुत तेज गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। गुआंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है सामने एक लड़की जो कि उसी को देख रही होती है। गुआंग उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वह लड़की तुरंत ही पीछे हट जाती है और गुआंग से कहने लगती है यंग मास्टर इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये ठोड़ी के ऊपर कुछ था इसलिए मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। गुआंग उस लड़की से कहने लगता है तुम्हारा चेहरा मेरे कुछ ज्यादा ही पास था, क्या तुम्हारी आंखें खराब है जो तुम उसे दूर से नहीं देख सकती थी। गुआंग आगे अपने मन में कहने लगता है यह पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। मेरे कमरे के अंदर कोई और व्यक्ति घुस आया, यहाँ तक कि मुझे उसके बारे में भी नहीं पता लगा कि वह मेरी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने थी। इसके अलावा जो मेरी पुरानी बॉडी थी उसमें मैं 50 मीटर दूर से भी एक कीड़े के चलने की आवाज को आराम से महसूस कर सकता था। जैसे कि मैं उसके बारे में बता सकता था आखिर उसके कितने पैर थे। गुआंग उस लड़की से कहने लगता है सबसे पहले मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इसे सुनते ही यह लड़की कहने लगती है यंग मास्टर क्या सचमुच पॉइजन ने आपके दिमाग के ऊपर असर किया है। इसे सुनते ही गुआंग को कुछ समझ में नहीं आता तो यह लड़की आगे कहने लगती है क्या आपको सचमुच इसके बारे में कुछ भी नहीं पता जो भी डॉक्टर ने कहा था। साथ ही यह लड़की अपना नाम सांगवा बताती है। इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है का चेहरा और इसके हाथ पैरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह इसकी सर्वेंट न हो, लेकिन यह एक सर्वेंट के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसे मार्शल आर्ट भी पता हो। अंग अपने सर पर हाथ रख लेता है और संगहुआ उससे कहने लगता है संगहुआ मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मेरे लिए कुछ दलिया पका कर लाओ। मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे बात करते हुए कुछ दलिया खाओ, पता इससे मेरी याददाश्त उसमें कुछ अच्छा महसूस हो। गुआंग इसे सुनते ही कहने लगती है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इसे सुनते ही गुआंग को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ से संगहुआ जो की कह रही होती है आखिर क्यों आप सचमुच खाना खाने की कोशिश कर रहे हो, आप भोजन करने के बाद अपनी ताकत को फिर से पाना चाहते हो। संगहुआ पूरी तरह से कांपते हुए कहने लगती है क्या सचमुच आप ऐसा करना चाहते हो। संगहुआ और भी ज्यादा डरने लगती है और कहती है मुझे इसके बारे में पता है, आप एक बार ताकत इकट्ठा करना चाहते हो ताकि आप फिर से मरने की कोशिश कर सको। तो आप चिंता महसूस कर रही है क्योंकि आपके पास सुसाइड करने की भी पावर नहीं बची हुई। पूरी तरह से सही है, मुझे इसके बारे में पता है, तुम ऐसा ही करोगे। गुआंग इसे सुनकर अपने मन में कहने लगता है यहाँ तक कि एक सर्वेंट वह भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही फैमिली के पैट्रियार्च के साथ साथ तो और यंग मास्टर्स। संगहुआ रोने हुए कहने लगती है हम सब लोग तुम्हारे कारण पूरी तरह से थक गए हैं, हम लोग इस हद तक थक गए हैं कि हम भी तुम्हारे साथ मरना चाहेंगे, इसलिए तुम्हें फिर से मरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, जुनून के साथ जियो, अपने गोल को तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ से गुआंग जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है उसे घंटा समझ में नहीं आता। मुझे तो इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा आखिर यह इसको खाना देगी या फिर नहीं। गुआंग उससे कहने लगता है तुम्हारी सारी बातें पूरी तरह से ठीक है, मुझे इसके बारे में बताओ क्या तुम मुझे खाना दे पाओगी या फिर नहीं। संगहुआ इस पर कहने लगती है नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। फिर सुनकर गुआंग कहने लगता है तो क्या मुझे इसी तरह से भूखा रहना पड़ेगा। वह गुआंग से चिल्लाते हुए कहने लगती है खाना खाने की जरूरत है, तुम भूखे कैसे रह सकते हो, फिर तुम्हारा बिहेवियर
वह इतना ज्यादा चेंज क्यों लग रहा है। वांग इसे सुनकर अपने मन में कहने लगता है, जब मैं खाना खाना चाहता हूँ और जब मैं नहीं चाहता हूँ, फिर यह किस तरह का हंगामा कर रही है। ग्वांग संग हुआ की तरफ देखता है और आगे कहने लगता है, क्योंकि यह मार्शल आर्ट भी जानती है, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, एक तो सर्वेंट की, और क्योंकि यह मार्शल आर्ट जानती है तो दूसरी उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए, ताकि इस बॉडी का ओनर सुसाइड ना कर सके, इसलिए इसे रखा होगा। इस चीज में तो कोई भी शक नहीं है कि इसने बॉडी के ओनर को गिनत बार सुसाइड करते हुए देखा होगा। तो इस तरह से इसका पागल हो जाना, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी वह इसी तरह से रिएक्ट कर रही है। खाना खाने या ना खाए, या मुझे सचमुच इस बात के ऊपर इससे बहस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे उससे वह सब कुछ पूछ लेना चाहिए जो कि मैं जानना चाहता हूँ। के बाद ग्वांग संग हुआ से कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आखिर मुझे इसके बारे में बताओ। मरीम एयरलाइंस का अभी का लीडर कौन है। वह इस पर भड़कते हुए कहने लगती है, आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, फिर तुम उसके बारे में एकदम से इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हो गए। ग्वांग संग हुआ को इस तरह से ज्यादा बोलते हुए दिख रहा होता है तो उससे कहने लगता है, मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हारे होठ सच में काफी ज्यादा सुंदर है। वो अपने इन्हीं प्यारे प्यारे होठों से मुझे इसके बारे में बताओ। तरह की बातों को सुनकर संग हुआ ब्रश करने लगती है। संग हुआ दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और कहने लगती है, क्योंकि तुमने मरीम एयरलाइंस के लीडर के बारे में पूछा है, यह एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी वजह से मैं तुम्हें इसके बारे में बता रही हूँ। वो आगे बताती है, मरीम एयरलाइंस का लीडर है एक पिग है जो कि बहुत ज्यादा मोटा है, वह पूरा सुअर है। तो सुनते ही हो ग्वांग का चेहरा तो आप ये देख ही सकते हो। वो आगे कहने लगती है, लोग इसके बारे में इस तरह से कहते हैं, वह इतना ज्यादा मोटा है कि गालों के ऊपर इतनी ज्यादा चर्बी है कि उसकी आंखें हमेशा ही बंद रहती है, यहाँ तक कि वह तो अच्छे से चल भी नहीं पाता। लेकिन इस सब में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वह काफी ज्यादा घूमता है। इसके अलावा लोग तो इसके बारे में भी कहते हैं वह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले इसके बारे में एक रूमर्स भी फैली थी। उसने अपने एक छोटे से अटैक में पर्सन को पूरी तरह से मार डाला। फिर वह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी कैसे हो सकता है जबकि वह पूरे दिन खाता रहता है। मुझे तो इसके बारे में इस तरह से भी लगता है कि वह मार्शल आर्ट से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के जरिए उस मुकाम पर पहुंचा होगा। वो आगे कहने लगती है, और मरीम एयरलाइंस के लीडर उसका नाम। ग्वांग उसे कहता है, नहीं रहने दो। वो ग्वांग की तरफ देखती है और कहने लगती है, आपका चेहरा फिर वह एकदम से कैसा हो गया। ग्वांग इस पर कहने लगता है, यह हमेशा से ही ऐसा था। वो कहने लगती है, नहीं है, कुछ समय से एकदम से पूरी तरह से अलग लग रहा है। अंग आगे संग हुआ से कहने लगता है, तुम सचमुच एक मतलबी इंसान हो, फिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो। मेरा मतलब है कि तुम किसी के पीठ पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कैसे कर सकती हो। अंग ग्वांग को समझाने लगती है कि लेकिन वह सच में काफी ज्यादा मोटा है, यहाँ तक कि उसका पेट वह भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसे सुनते ही कहने लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेजेंस सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। इसे सुनकर संग हुआ कहने लगती है, नहीं ऐसा नहीं है। ग्वांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, उसकी प्रेजेंस सच में काफी ज्यादा ग्रेट थी। एयरलाइंस लीडर ना कि ग्रेट था बल्कि अमेजिंग पर्सन भी था। एक अकेला व्यक्ति जिसने की जानवरों को इतने लंबे समय तक पूरी तरह से मेंटेन करके रखा। अंग और भी ज्यादा डिप्रेस होते हुए कहने लगता है, यहाँ तक कि तुम उसके बारे में भी नहीं जानती, आखिर वह कितना ज्यादा अमेजिंग था। अंग ग्वांग को इस तरह से करते हुए देख उसे पूछने लगती है, क्या सर आप पूरी तरह से ठीक हो। अंग आगे कहने लगता है, क्या तुम इसके बारे में नहीं पता एक मोटा व्यक्ति कितना ज्यादा चार्मिंग लगता है। मोटा पर्सन चार्मिंग का नाम सुनते ही अंग कहने लगती है, सर क्या सच में आपको इसके बारे में ऐसा ही लगता है। अंग कहने लगता है, हाँ बेशक, मैं खुद भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। अंग को पहले तो इस बात को सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं के बारे में जानता हूँ और मैं हमेशा से ही उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन एकदम से उसे समझ में आ जाता है। तुरंत वहाँ से भाग जाती है, जाते हुए कहने लगती है, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वांग वहाँ से जाते हुए उसे देख अपने मन में कहने लगता है, मरीम एयरलाइंस के बारे में जिस तरह से उसने बताया तो मुझे उसके बारे में ऐसा लगता है जैसे कि इसी टाइमलाइन के अंदर हूँ। क्या इसके बारे में ऐसा हो सकता है कि बियोम हैंग और मेरी स्प्रिट उस समय पर अदला बदली हो गई, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बियोम हैंग वह अभी मेरी बॉडी के अंदर हो, वह अभी भी इसी तरह की एक्टिंग कर रहा होगा। फिर मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा है कि वह मेरी बॉडी का अच्छे से यूज कर पा रहा होगा। के बाद हमें सीधा 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है एक लाइफ हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरी हुई है। कि किसने इसके बारे में सोचा होगा कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो आखिरकार बियोम हैंग अपने आप खड़ा हो पा रहा है। वह डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन को भी टाइम पर ले रहा है। हालांकि वह सिर्फ दलिया खाता है, लेकिन वह कम से कम 2 कटोरा दलिया तो खा ही जाता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी तो स्ट्रांग हुई है। में किसी शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है यह सच में काफी ज्यादा अजीब है,
क्योंकि वह जिस तरह से एक्ट कर रहा है वह इस तरह का तो नहीं था। बाद व्योम चियोन और साथ में डॉक्टर, जो कि दोनों ही उस जगह पर आ जाते हैं। डॉक्टर इसके बारे में कहने लगता है इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए, यह देखकर कि वह समय पर अपनी दवाई और साथ में खाना खा रहा है यह काफी अच्छी बात है। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वेनम मशरूम को खाने की वजह से उसकी मेमोरीज मिट गई है, उसने अपनी सारी याददाश्त को खो दिया है। व्योम चियोन इसे सुनते ही कहने लगता है मैं ज्यादा होपफुल होने से डर रहा हूँ। मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि वेनम मशरूम उसे खाने की वजह से उसने अपनी याददाश्त को खो दिया है, लेकिन अगर वह वापस आ जाती है तो क्या। उसे सुनकर डॉक्टर कहने लगता है हम सिर्फ होप कर सकते हैं, फिर चीजें किस तरह से जाएंगी इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता कि यह एक लाइफ है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। व्योम चियोन आगे कहने लगता है आखिर इसके बारे में किसने सोचा होगा, यहाँ तक कि मरीन एलायंस का लीडर वह खुद ही अपनी जान ले लेगा। इसे सुनते ही चियोन वाइब्रेट करने लगता है। डॉक्टर वह भी ग्वांग की तरफ ही देख रहा होता है और व्योम चियोन उससे कहने लगता है यह पूरी तरह से सही है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने अपनी खुद की जान खुद ही ले ली, ना ही उसे डेमन कल्ट और ना ही किसी और व्यक्ति ने मारा। इसके बारे में इस तरह से लगता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, उसके लिए भी बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन जैसे ही ग्वांग की तरफ देखता है तो ग्वांग गुस्से के कारण अपने दांतों को पीस रहा होता है। डॉक्टर भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। व्योम चियोन उसे इसके बारे में बता देता है। ग्वांग इसी के बारे में सोचने लगता है और कहता है मैंने इसके बारे में सोचा था, अगर हमारी बॉडीज एक्सचेंज हो गई है तो वह आत्महत्या कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ, मेरी सोल व्योम हैंग के साथ ही बदली थी। व्योम चियोन जैसे ही ग्वांग की तरफ देखता है तो उसे देखकर कहने लगता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कोई बुरा सपना देख रहा हो। तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सिर्फ एक सपना देख रहे हो। ग्वांग तुरंत ही खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, फिर एक इंसान होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हें कम से कम सबसे पहले मेरे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे इसकी वजह से मैं क्यों ना है खुद ही मारा जाऊं। के बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि फिर से बेड पर गिर जाता है और साथ ही उसके मुंह से के अंदर से भी झाग निकलने लगते हैं। व्योम चियोन जैसे ही ग्वांग की बातों को सुनता है तो उसके पूरे से पसीने आ जाते हैं और कहने लगता है क्या अभी उसने कहा कि मैं उसे मार डालूंगा। मेरा पोता जो कि हमेशा से ही खुद को मारने की कोशिश में लगा हुआ था, वह खुद मौत का पीछा करता था। डॉक्टर भी कहने लगता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी क्लियरली इसके बारे में सुना था, उसने किसी और को मारने के लिए कहा था। दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दोनों ही रोते हुए कहने लगते हैं जरा एक बार इसके बारे में सोचो, अभी उसने कहा कि वह किसी और को मार डालेगा ना कि खुद को। उसने आज से पहले इससे ज्यादा बेहतर शब्द कभी भी नहीं कहा होगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें संग हुआ को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। उसे अंदर से ग्वांग के हंसने की आवाज आती है तो अंदर जाके देखती है जहाँ पर ग्वांग बेड पर लेटा लेटा ही हंस रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है तो अब यह सारी चीजें पूरी तरह से श्योर हो गई कि मैं अपने शरीर को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं कभी भी इस तरह से हार नहीं मान सकता। तुरंत ही संग हुआ को आवाज देता है। इसकी वजह से संग हुआ भी पूरे जोश में खड़ी होकर पूछने लगती है आखिर क्या हुआ। ग्वांग रोते हुए कहने लगता है चलो ट्रेनिंग करते हैं। इसे सुनकर संग हुआ भी काफी सरप्राइज होती है। संग हुआ कहने लगती है आखिर अभी अभी आपने क्या कहा, मैंने ढंग से सुना नहीं। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग के ऊपर ही नजर बनाए रखे थे। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें व्योम चियोन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अभी तुमने क्या कहा, ग्वांग पुशअप कर रहा है। तो यह सर जो कि सामने खड़ा हुआ था कहने लगता है यह पूरी तरह से सच है। यंग मास्टर काफी ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं इन पिछले कुछ दिनों में। सबसे पहले तो उसके हाथ जो कि बुरी तरह से कांप रहे थे, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन अब वह 7 पुशअप तक लगाने में कैपेबल हो चुका है और हर दिन जो कि आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। व्योम चियोन इसे सुनते ही कहने लगता है मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम इस सब की रिपोर्ट अभी क्यों कर रहे हो। इस पर यह शख्स कहने लगता है इस सब के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसकी बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब रहती है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में लगा कि वह जल्दी से बंद कर देगा। लेकिन हालांकि उसने अभी तक ट्रेनिंग को चालू किए हुए है, वह न केवल स्क्वाट्स कर रहा है, यहाँ तक कि वह हॉर्स स्टैंस भी करता है, यहाँ तक कि उसने स्प्लिट्स करना भी चालू कर दिया है। इसे सुनकर व्योम चियोन काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है मैं अपने सबसे बड़े पोते उसकी फिजिकल फिटनेस के बारे में सबसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर वह सांस भी लेता है तो भी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। यह सर जो कि सामने खड़ा हुआ था कहने लगता है यही एक बात नहीं है जो कि अजीब है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने और भी ज्यादा खाना
खाना स्टार्ट कर दिया है। वह कम से कम एक बाल्टी से भी ज्यादा पानी पी जाता है और वह लगातार ही ट्रेनिंग करता जा रहा है। मुझे इसके बारे में लगता है। योंग चोन इसे सुनते ही कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपने मन में कहने लगता है, हाँ यह 1 साल पहले जैसा ही है। जब होंग उसने अपने रवैये में पूरी तरह से चेंजेस ला दिए थे। काफी अच्छे से खाता पीता और घूमता था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती जब भी वह टहलने जाता। ऐसा लगता जैसे कि वह एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हो। हर कोई उसे देखकर काफी खुश था। बाकी जब सभी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा थोड़ा सा कम कर दिया तो तभी उसने अपने आप को फांसी लगा ली। यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उसके मरने से पहले ही उसे देख लिया गया और बचा लिया। उस समय पर जिस तरह से हंस रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उन्हें मैं कभी भी नहीं बोल सकता। ऐसा जो कि सामने खड़ा हुआ था कहने लगता है, यह पिछली बार से भी काफी अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि वह इस बार इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है जिससे वह एक ही पल में अपनी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें उसे इससे ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए, हमें उसे यहीं पर रोक देना चाहिए। योंग चोन इसे सुनकर अपने मन में कहने लगता है, हालांकि मैं खुद भी इसके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। यहाँ पर ग्वांग उसने उससे जीवन को छोड़ देने के लिए भीख मांगी थी। हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, फिर भी उसने मुझसे अपनी जान बख्शने की विनती की थी। के बाद फिर एक बार ऐसा हुआ, तब पूरा शरीर कांप उठा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अपने पोते को तंदुरुस्त होने से इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। इसलिए उस शख्स से कहने लगता है, मैं उससे खुद बात करूंगा, तो इसलिए जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। के बाद वह शख्स भी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि योंग चोन के सामने आकर खड़ा हो गया होता है। योंग चोन उससे कहने लगता है, तुम्हारी मेमोरीज उनके बारे में क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो इस पर ग्वांग कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया। तो योंग चोन कहता है, कुछ भी नहीं? ग्वांग कहने लगता है, यहाँ तक कि छोटी सी भी प्रोग्रेस नहीं हुई। इसे सुनकर योंग चोन जो कि थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो ग्वांग उसे पूछने लगता है, आखिर क्या हुआ? योंग चोन इसे सुनते ही कहने लगता है, मैंने इसके बारे में सुना कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो अपने पैरों को फैलाने पर। ग्वांग भी ऐसा ही करता है, तुरंत ही अपने पैरों को खोलकर उसे दिखा देता है। योंग चोन इसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? वह अपने पैरों को इतना ज्यादा कैसे खोल सकता है? जो कि पूरी तरह से कांप रहा होता है और कहने लगता है, मेरा शरीर सच में काफी ज्यादा नाजुक है, कोई भी व्यक्ति इस तरह से कैसे जी सकता है? योंग चोन उसे देखकर आगे कहने लगता है, वह अपनी टांगों को नहीं फैला रहा बल्कि उसके पैर नॉर्मली खुलते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है। योंग चोन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो ग्वांग वह दूसरी एक्सरसाइज करके दिखाने लगता है। वांग चियोंग इसे देखकर कहने लगता है, वह अपना पूरी तरह से बेस्ट दे रहा है। वांग चियोंग ग्वांग से पूछने लगते हैं, आखिर इसके बाद तुम्हारा क्या करने का इरादा है? तो ग्वांग इस पर कहने लगता है, सबसे पहले तो मैं अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें सुधार करूंगा, इसलिए मुझे इससे पहले अपने फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी मैं नहीं जानता और बहुत सी चीजें हैं जो कि मुझे अभी करनी है। योंग चियोन इसे सुनते ही पूछने लगता है कि कौन से बहुत सारे काम? अब तक उसने खुद को ही सिर्फ मारने की कोशिश की है। उसी तरफ से ग्वांग जो कि कह रहा होता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता, आखिर लोग वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा या फिर बुरा? योंग चियोन जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, वह काफी अच्छा कर रहा है, यहाँ तक कि 7 पुशअप्स उन्हें लगाने में भी कामयाब रहा और तुरंत ही उसे ऊपर उछल के भी दिखाता है। इसे देखकर योंग चियोन काफी सरप्राइज होता है और अपने मन में कहने लगता है, यहाँ तक कि वह स्काउट जंप उसे भी कर सकता है, यहाँ तक कि वह मेरी सोच से भी ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन आखिर वह यह सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहा है? के अलावा वह अपने रूम में जाकर वहाँ पर भी आसानी से ट्रेनिंग कर सकता था। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मुझे अपना यह रूप भी दिखाना चाहता है। के बाद ग्वांग जो कि योंग चियोन से कहने लगता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। योंग चियोन इसे सुनते ही कहने लगता है, आखिर वह क्या है? ग्वांग कहने लगता है कि व्योम हेंग उसकी पहले ही मृत्यु हो गई है। इसे सुनते ही व्योम चियोन वह काफी सरप्राइज होता है। ग्वांग से पूछने लगता है, आखिर इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? ग्वांग इस पर कहने लगता है, यह ऐसा ही है जैसा कि मैंने कहा, हेवनली ग्रेड अचीव्स का यंग मास्टर व्योम होंग वह पहले ही मारा जा चुका है। क्योंकि वह पहले ही मर चुका है इसलिए वह और अधिक नहीं मर सकता। यह सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह फिर से मर सकता है। इसे सुनते ही व्योम चियोन ग्वांग से पूछने लगता है, तो इसका मतलब तो आखिर तुम कौन हो? ग्वांग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। योंग चियोन इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया है? इसके बाद सीन चेंज होकर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है, मुझे एक और कप बनाने दीजिए, तो दूसरा कहता है, नहीं मैं यह पूरी बोतल को खत्म करने जा रहा हूँ। यह होता है हेवनली ग्रेड अचीव का
थर्ड यंग मास्टर बियोम ब्यू मोंग इसके सामने बैठा हुआ था हेवनली ग्रेड अचीव सेकंड यंग मास्टर बियोम यॉन। कहने का मतलब यह है कि यह दोनों ग्वांग से छोटे हैं। यॉन ब्यूमोंग से कहने लगता है मैं एक चीज को लेकर सच में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो ब्यूमोंग कहने लगता है आखिर वह क्या चीज है। यॉन कहने लगता है मैंने देखा है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे हो, हर सुबह कहीं न कहीं जाते रहते हो। इसे सुनकर ब्यूमोंग उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यॉन कहने लगता है अपना समय बर्बाद मत करो, तुम सचमुच इसके बारे में इसी तरह से सोचते हो कि उस कमीने ने अपनी मेमोरीज को खो दिया है, या फिर तुम्हें सच में इसके बारे में लगता है कि वह तंदुरुस्त होने के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। क्या तुम उस हंसी के बारे में भूल गए? सब कुछ पूरी तरह से बेकार है, वह लास्ट में जाकर हम सब की पीठ में छुरा घोंप देगा। पर ब्यूमोंग कहने लगता है लेकिन मुझे सचमुच इस बार उम्मीद है, यहाँ तक कि ग्रैंडपा उन्होंने भी इस बार कहा कि वह कुछ अलग महसूस कर रहे हैं। यून इस पर कहने लगता है कि मुझे लगता है वह उसे काफी ज्यादा बढ़िया दिखाने के लिए हमेशा ही तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं। ब्यूमोंग इस पर कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। यौन इसे सुनते ही कहने लगता है उसे एक डीमन बने हुए काफी लंबा समय हो गया है, तो इसका मतलब है अगर आसमान इधर से उधर भी हो जाए तो भी वह नहीं बदलेगा। मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक कि हमने अपने ग्रैंडपा उन्हें पूरी तरह से खो दिया था। अगर वह एक बार मर जाता है तो उसकी डेथ से सभी को काफी शांति होगी। ये सुनकर बूमयोंग वह कुछ भी नहीं बोल पाता। यॉन तुरंत ही वहाँ से उठकर चल देता है और कहने लगता है कि बारे में इतना ज्यादा भी मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा सैड हो गया है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी और ड्रिंक कर लेनी चाहिए। बूमयोंग तुरंत ही यून के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है तरह की एक्टिंग करने से अच्छा है मैं एक बार बड़े भाई से जाकर बात कर लेनी चाहिए। मुझ इस बार पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है। हाल ही में जब मैं उसके पास गया था तो मुझे सच में काफी खुशी महसूस हुई थी। उनको इसे सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, तुरंत ही एक बोतल को पकड़ता है, सामने दीवार में देकर तोड़ देता है और म्योंग को चुप रहने के लिए कहता है। उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में खुशी महसूस हुई, और साथ ही तुमने इसके बारे में कहा कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है। तो ही म्योंग के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही कह दिया था, अगर तुमने फिर से दोबारा उसे बड़ा भाई कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालूंगा। सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों भाइयों की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके बाद एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है, सीधा ही यन के पास पहुंच गया होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसे कहने लगता है दोनों छोटे बच्चे से सुनते ही यूं उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिर अब तुम्हें क्या दिक्कत है। तो यह हट्टा कट्टा शख्स कहने लगता है तुम्हें शांति से ड्रिंक करनी चाहिए। तुरंत ही अपने पंच के साथ यून को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है इस तरह से हंगामा करने की बजाय। इसके बाद उसका पंच जो कि सीधा सामने जाकर लगता है, लेकिन यून जो उसने किए उसके पंच को डॉज कर लिया होता है। यून ऊपर एक कुर्सी पर आकर खड़ा हो गया होता है, कहने लगता है क्या तुम्हें सच में इसके बारे में लगा था अगर मैं नशे में हूँ तो मैं तुम्हारे पंच को डॉज नहीं कर पाऊंगा। तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है आखिर तुमसे किसने इसके बारे में कहा था कि तुम हमारी बातचीत के बीच में आ सकते हो। एक ही अटैक में उस शख्स की हालत दिखाई जाती है, वह शख्स जो कि पूरी तरह से ढेर हो गया होता है। उस शख्स से कहने लगता है तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इतने कमजोर होकर मुझसे झगड़ा स्टार्ट करने की। यून को दिखाया जाता है जो कि यून की तरफ ही देख रहा होता है। जैसे ही यून उसकी तरफ देखता है तो उसे कहने लगता है आखिर अब तुम्हें क्या हुआ। यून कहने लगता है फिर तुम कब तक इस तरह से भागने का इरादा रखते हो, तुम बड़े भाई से डरते हो है ना, इसलिए तुम्हें अपना सख्त रवैया अपनाना बंद कर देना चाहिए। मुझे इसके बारे में पता है कि तुम उससे डरे हुए हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उसके करीब भी जा सको। इसे सुनते ही यून तुरंत ही म्योंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपने पंच को आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही म्योंग की आंखों में देखता है तो अपने पंच को वहीं पर रोक देता है और उसे कहने लगता है तुम इसके बारे में कह रहे हो कि मैं उससे डरता हूँ, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में लगता है उसके जैसे एक बास्टर्ड से। तुरंत ही म्योंग को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहने लगता है यह तो काफी ज्यादा फनी था। तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ चल देता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं आज ही उसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर संगहुआ और गोंग को दिखाया जाता है। संगहुआ कह रही होती है आपने लगातार बिना रुके 25 पुशअप किए हैं, यह काफी ज्यादा अच्छा है। संगहुआ गोंग को इस तरह से मेहनत करते हुए देख अपने मन में कह रही होती है यह काफी ज्यादा अच्छा है। उस समय से जब इन्हें चलने में भी दिक्कत होती थी, गोंग सिटअप्स करने लगता है तो इसके बारे में कहने लगती है आपने बिना रुके 20 सिटअप्स भी किए हैं और बिना रुके 20 स्टेप अप। वो आगे अपने मन में कहने लगती है यहाँ तक कि अब उसे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वांग जो कि हॉर्स स्टैंस की पोजीशन में खड़ा हुआ था उसे देखकर कहने लगती है कि अलावा अब आप लगातार 8 मिनट तक हॉर्स स्टैंस कर सकते हो, लेकिन चाहे ये कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो अभी उसे एक लंबा सफर तय करना है। गुआ को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही एक डंडे को उठा लेती है, काफी खुश होते हुए कहने लगती है चलो अब ऊपर जाने की तैयारी करो।
और तुरंत ही एक खतरनाक लुक के साथ तैयार हो जाती है। इसके बाद संग हुआ अपने डंडे को चला देती है, जिसकी वजह से ग्वांग को ऊपर उछलना पड़ता है, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्पीड में था कि ग्वांग को इसे डॉज करने में उसकी हालत खराब हो गई थी। वह काफी खुश होते हुए डंडे को चला रही होती और कहने लगती है अभी सिर्फ 5 ही हुए हैं, ये तुम्हें 2 स्टेप और करने हैं, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी। कहने लगता है लो इसे 10 पर ही खत्म करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और भी कर पाऊंगा। वो ऐसे देखकर कहने लगती है यंग मास्टर आप मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो, इसे करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं इसे इन सारे समय कर सकती हूँ। इन ग्वांग जिसकी हालत खराब हो गई थी अपने मन में कहने लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो गई है, लगता है कि अगर मैं इसे और ज्यादा करता हूँ तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। से ही 10 स्टेप पूरे होते हैं तो ग्वांग वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। फिर से उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है और कहता है मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं रुक सकता। वो ग्वांग से कहने लगती है कि मुझे लगता है अब आपको हैंड सेट करना चाहिए, आपके पैरों को पकड़कर आपकी इसमें मदद करूंगी। कहने के तुरंत बाद ही अकर ग्वांग के पैरों को पकड़ लेती है। ग्वांग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो कुछ देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है यह तो वो काफी खुश होते हुए कहने लगती है मास्टर मैं इसमें आपकी मदद करूंगी, आप इसे आसानी से कर पाओगे। ग्वांग इस पर कहने लगता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे उतारो। वह जैसे ही ग्वांग को खड़ी करती है तो हमें सामने से यून को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर पहुंच गया था, वहां पर आ जाता है और कहने लगता है मैं इस पागलपन को देख रहा था, व्यक्ति जो कि आधी रात में ऐसी अतरंग हरकतें कर रहा है। ग्वांग इसे देखते ही अपने मन में कहने लगता है यह तो मेरा भाई यून है। मैं उन्हें कहने लगता है यहाँ तक कि यह मुझे गाली भी दे रहा है। ओनली ग्रैंड अचीव के फर्स्ट यंग मास्टर के भला कौन ही होगा जो इससे बच सकता है। उसकी तरफ आगे आते हुए कहने लगता है पागल बास्टर्ड यहाँ तक कि तुम हैंड सेट भी कर रहे हो। इसे देखकर अपने उन्हें कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि समय आ गया है, मैं वैसे भी इससे कई दिनों से परेशान था, शायद मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। वह टेलीपैथी के थ्रू ग्वांग से बताने लगती है क्या आपको इसके बारे में याद है, यह सेकंड यंग मास्टर यून है। ग्वांग को इसे सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है क्या वह मेरा छोटा भाई है, फिर आखिर वह मुझे गाली देकर शराब पीकर इस तरह से कैसे बोल सकता है। ड्रिंकर का नाम सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है क्या तुमने मुझे भी ड्रिंकर कहा। ग्वांग इस पर कहने लगता है मैं अपने बिहेव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए आखिर तुम किसके सामने खड़े हुए हो। मुझे इसके बारे में पता है कि आजकल शराब पीना वह नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन इसके बारे में सोचा होगा कि मेरा भाई वह भी ऐसा ही होगा, कितना ज्यादा पैथेटिक है। इसे सुनते ही कहने लगता है पैथेटिक, आखिर देखो कौन बोल रहा है, ने इतनी बार मरने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अब तो ग्रीन रीपर वह भी तुम्हारा दोस्त बन गया होगा, लेकिन इस बार मैंने सुना कि तुम कुछ अजीब कर रहे हो। अरे तुम कितनी भी ज्यादा कोशिश कर रहे हो लेकिन यह पूरी तरह से समय बर्बाद है और कुछ नहीं। तरह से सभी को मत जताओ कि तुमने अपनी याददाश्त को खो दिया है, इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ कि तुम इस बार अपने का एक नया अलग तरीका से आजमा रहे हो। तुम्हें इसके बारे में पता है कि हर कोई इसके बारे में क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ, वो भी अपने आप से, और चुपचाप। आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आगे देखकर चौंक जाता है। वांग उसे कहने लगता है आखिर एक्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है, पता है तुमने अभी तक मेरे बारे में नहीं सुना। वह जो कि कह रही होती है फिर से बकवास करने की कोशिश कर रहा है। ग्वांग उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहने लगता है जल्दी से मेरी स्टिक लेकर आओ। सुनते ही संग वह काफी चौंक जाती है, लेकिन ग्वांग उससे कहता है अभी। न सुनने के बाद संग वह भी तुरंत ही स्टिक को लेने के लिए पहुंच जाती है। तुरंत ही अपनी स्टिक को घुमाने लगता है और अपने मन में कहता है तो यह काफी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ एक वुडन स्टिक हो सकती है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति के हाथ में भी यह छोटी सी स्टिक लोहे की रॉड की तरह है। वांग अपनी एक्सरसाइज को याद करते हुए कहने लगता है मैं इस बात को पूरी तरह से जान चुका हूँ, अब मैं इस बॉडी के साथ अपनी फुटवर्क टेक्निक उसे अच्छे से यूज कर सकता हूँ। मैड डॉग को पीटना यह मेरे लिए काफी आसान काम है। उनको दिखाया जाता है जो कि ग्वांग से कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे छोटी सी स्टिक से पीट पाओगे। वांग उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है और उसे कहने लगता है अभी तक तुम काफी नाराज लग रहे थे, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तुम्हें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। उनको दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसके सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। वह ग्वांग से कहने लगती है इस तरह लापरवाही से कुछ भी मत करो, क्योंकि सेकेंडरी यंग मास्टर वह एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन ग्वांग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है मेरी बॉडी गार्ड यहाँ पर छिपे हुए है, वह मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी इस फाइट में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेगा। अभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग के ऊपर छुपकर नजर बनाए रखे थे, वह सभी पूरी तरह से शांत होते हैं।
उन सभी से आगे कहने लगता है तुम यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम इस फाइट में इन्वॉल्व होते हो मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। वह एक तरफ इशारा करते हुए टेलीपैथी के थ्रू क्वांग से कहती है यंग मास्टर वह इस तरफ है। उन सभी से कहने लगता है जहाँ पर भी हो बस वहीं रहो। के बाद युन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को टाइट करते हुए कहने लगता है अगर तुम इसी तरह से पागलों की हरकत करोगे तो फिर ठीक है, अगर तुम इस स्टिक से मेरे ऊपर एक भी अटैक करने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कहूंगा। लेकिन और तुरंत ही क्वांग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे कहता है तुम अपने चेहरे को बचा कर रखना, वह पूरी तरह से खराब होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से क्वांग को दिखाया जाता है जिसने कि अपने स्टिक को तैयार कर लिया था। ऐसे ही युन उसके पास में आ जाता है तो ग्वांग तुरंत ही अपनी स्टिक को ऊपर उठाता है। युन जैसे ही उसके और भी पास पहुंच जाता है तो ग्वांग तुरंत ही उसके ऊपर अपनी स्टिक से अटैक कर देता है, लेकिन युन उसी तरफ होकर उसके स्टिक से डॉज कर देता है। अपने मन में कहने लगता है मैं इस तरह के हमले को आसानी से चकमा दे सकता हूँ। इतना कह ही रहा होता है तभी का अटैक सीधा उसके हाथ पर जाकर लगता है। उसे देखकर युन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ग्वांग एक ही झटके में उसे दूर फेंक देता है। अटैक की वजह से ग्वांग की वुडन स्टिक वह भी टूट गई होती है। अटैक के कारण युन एक जोरदार चीख मारता है और अपने मन में कहने लगता है आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। युन के बिल्कुल पास में पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है अब तुम थोड़े से शांत हो गए हो, कैसा रहेगा कि अब तुम मुझे अपना बड़ा भाई कहो। हंसते हुए कहने लगता है हाँ हाँ जरूर। गाली देते हुए कहने लगता है तुम बड़े भाई हो। खड़ा होते हुए आगे कहने लगता है क्या हमें उसे आगे स्टार्ट करना चाहिए, को ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि यह गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कहने की बजाय मरना पसंद करूंगा। अंग इस पर कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम अभी तक अच्छे से चीजों को नहीं समझे हो, मुझे लगता है कि तुमने मेरे पास तुम्हें पीटने के अलावा कोई और चारा नहीं छोड़ा है। कहने के बाद युन के हाथ पर अटैक कर देता है। फिर इसके बाद लगातार ही उनको दे दवादा पीटने लगता है। पीटते हुए अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा अलग है, वह मुझे सिर्फ बाई चांस ही पीट पा रहा है। दूसरी तरफ से संगवा को दिखाया जाता है जो कि ग्वांग को रुकने के लिए कहती है। पीटते हुए अपने मन में सोच रहा होता है हिट उसके बारे में मैं सोच सकता था कि यह कोई इंसिडेंट होगा, लेकिन यह तो लगातार ही मुझे पीटता जा रहा है। दूसरी तरफ से मैंग वह भी इसे देखकर काफी सरप्राइज होता है और अपने बड़े भाई को रोकने के लिए कहने लगता है। के बाद युन को दिखाया जाता है जो कि पीटते हुए अपने मन में कह रहा होता है यह व्यक्ति अभी तक तो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह था, फिर वह इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जो कि ग्वांग को ही देखे जा रहा होता है और अपने मन में उसी बात को याद करने लगता है जहाँ उसने उससे कहा था कि इस बार पूरी तरह से अलग है, बड़े भाई वह काफी ज्यादा अलग कर रहे हैं। कोई से याद करते ही और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है यह पूरी तरह से बकवास है, वह कभी भी नहीं बदल सकता, लास्ट में जाकर अपना असली रंग जरूर दिखाएगा, दूसरी बार उससे इस तरह से धोखा नहीं खाऊंगा। रियन जो कि पीछे आ गया होता है, उनके शरीर से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। ग्वांग इसे देखता है और कहने लगता है यह तो जरूर। अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और अपने मन में कहता है तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगा, तुम एक डीमन हो। इतना कहने के बाद सिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए सीधा ही ग्वांग के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से ग्वांग को दिखाया जाता है वह अटैक जो कि उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया था। ग्वांग उस अटैक को देखकर मुस्कुराने लगता है जिसे भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुरंत ही अपने फुट स्टेप का यूज करता है और उसके इस अटैक को डॉज कर देता है। तुरंत ही अपने डंडे को हाथ में लेता है, कहने लगता है तुमने मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं छोड़ा है, मुझे लगता है कि मुझे इसी का यूज करना पड़ेगा तुम्हें सेंसेस में लाने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें किसी और तरीके से उठाना पड़ेगा। जो कि उसे ही देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर वह क्रेजी बास्टर्ड अब क्या करने की सोच रहा है। इन ग्वांग को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही अटैक युन के अंडों पर कर देता है, की वजह से युन उसे एक बार तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसके अंडे पूरी तरह से टूट जाते हैं। देखकर युन एक जोरदार चीख मारता है। के बाद युन को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर इधर उधर करवट लेते हुए दर्द से कर रहा होता है। इसे देखकर म्योंग की भी हालत सच में काफी ज्यादा खराब